नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका उपल-आनंद और मेरे साथ है मानसी और दिलप्रिया। और बाजार में जिस तरह से हम निचले स्तर से रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन अब भी कितनी बड़ी चिंता है, क्योंकि अब भी हम 15,800 के पास ही है। 15,800 एक बड़ा सपोर्ट, और इसको अगर ब्रीच करता है बाजार, इसे सस्टेन नहीं कर पाता है, तो जाहिर तौर पर और नीचे के डाउनसाइड एक्सपोर्ट्स देखते हैं। ऐसे में किस तरह की होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो पर क्या राय होनी चाहिए? हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ी हैं, एडलवाइस एएमसी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता। राधिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे। यू योरसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन टू मेनी मेनी विमेन जो सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं जानती, इनफैक्ट अपने घर का, अपनी चीजों को फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करना भी जानती है, और इसमें लीडरशिप लेना भी अब जानती है। सबसे पहले तो आपसे एक मैसेजिंग जानना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स ऑन योर स्पेशल जर्नी सो फार? So thank you very much and wishing all your viewers a very very happy International Women's Day. मैं सिर्फ ये कहूँगी कि I think we are fortunate to be in a country where we have a finance minister who's a woman, where the last Olympics में भारत की बेटी का hashtag चल रहा था, क्योंकि इतनी achievements थी women की। तो I think women power is truly coming of age। और कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि women finance में involved नहीं है। आई थिंक अगर हम देश की फाइनेंसेस चला सकते हैं, ओलंपिक मेडल्स जीत सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, तो वी डेफिनेटली हैव द कॉन्फिडेंस टू मैनेज आवर फाइनेंसेस। And I think there's never been a more exciting time in terms of opportunity than to be in India, and very exciting. I consider myself very lucky to be a young Indian woman. राधिका जी, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। जब भी किसी अनाउंसमेंट या बाजार पर अपनी रणनीति आप बताती हैं, इट्स अ ट्रीट टू लिसन टू यू। टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग टू यू, सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन की रणनीति आप किस तरह से बनाती हैं? हमारी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, हमारी व्यूअर्स को जो अभी आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या राय देंगी? साथ ही बिजनेस टुडे में देश की 30 सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन में शुमार आपको किया गया है। टेल मी, हाउ डज इट फील व्हेन यू गेट सच अ रिकॉग्निशन? It's very nice, and I think the nicest thing is that when you see a generation of women जो अपनी 20s में है, and many of them write to me, especially after these awards, saying कि मैं सहारनपुर से हूँ या मैं किसी और छोटे शहर से हूँ और मेरे भी कोई सपने हैं, मैं भी सीईओ बनूंगी। Some of them write, मैं भी सीईओ बनूंगी, मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूंगी, मैं भी कंपनी का, मैंने नायका की लिस्टिंग देखी तो मैं भी जाके कभी एक कंपनी लिस्ट करूंगी। So I am very very optimistic. I think both in terms of entrepreneurship and women entering the corporate sector. I think it's ambition is just rising with each generation, not just financial ambition, but career ambition as well. Right, that's actually a big inspiration to have you on our show, Radhika. अब जिस तरह से आज मार्केट्स पर आपका एक व्यू जानना चाहेंगे, आप समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जिटरीनेस बाजार में लेकर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को है। इनफैक्ट अब यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलते हुए नजर आ रहा है, जिस तरह के हम लेवल्स मार्केट्स पर देख रहे हैं। लेकिन जब आपको एक लॉन्ग टर्म होराइजन से अपना पोर्टफोलियो डिवाइस करना हो, और ऐसे हार्ड टाइम्स में, ऐसी बिग स्ट्राइड्स के टाइम पर किस तरह की व्यूअर स्ट्रैटेजी रखें? एसआईपी को और बढ़ा दें या फिर अभी कुछ समय के लिए पॉज कर दें? कैसी आप सलाह देंगे व्यूअर्स को? So I think the easiest strategy is to do nothing. I know there are a lot of people who come and say कि चलो अभी डाल दो, and for those experienced investors जिनको निवेश, जिनको मार्केट समझ आता है, of course this is posing a very interesting opportunity, क्योंकि लोग कह रहे थे करेक्शन आएगा 15% का इंडिसेस लेवल पे करेक्शन आया, at individual stock level it may be 40 to 50%, but at the minimum I would tell people not to panic. What happens at a time like this, especially when there is so much global news flow, you hear things like oil hitting 130, you hear all these things. I think the most important thing you can do is not panic and not take any action. तो जो SIPs हैं उन्हें बना के रखिए, जो investments हैं उन्हें बना के रखिए। आपने एक बहुत important word use किया है, which is long term. And we invest in equities for the long term, and the long term can't be less than 5 years. I mean, I run a business myself, and I can tell you I can't transform it in 1 year or 1 quarter. And the other thing to remember in equity investing, and I keep saying this, is that you earn 12 to 15% in equity investing, but it is not 12% to 15 year on year. You will have years of plus 30, and you will have periods of minus 10 that feel
वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो उनको सिट आउट करना भी जैसे जिंदगी में है पूरे वक्त को सिट आउट करना, आई थिंक इन इन्वेस्टमेंट्स इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। maybe it's also time to go back and reflect if you are a new investor कि मुझे कितनी रिस्क लेनी चाहिए। यहाँ पर एडवाइस आपको मिलती हुई, और राधिका जी जिस तरह से आप बाजार पर अपना नजरिया हमें बता रही हैं, पर्टिकुलरली सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर बाजार को समझने की कोशिश करें, इन दिनों एलिवेटेड एक्शन हमने कमोडिटी मार्केट्स में, कमोडिटी प्राइसेस में देखा है, बोल्ड मूव्स यहाँ पर आते हुए दिखे, और कुछ सेक्टर्स को अगर छोड़ दे बाजार में वॉलेटिलिटी सेक्टर स्पेसिफिक काफी नजर आ रही है। आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें अप्रोच किया जा सकता है? हम लोग काफी बुलिश रहे हैं on the revival of the capex cycle of the economy. So anything that is investment linked in the economy, चाहे वो home improvement हो, industrial goods हो, to a certain extent financials, we have been more bullish on the revival of capex and the revival of the investment side of the economy. और ये हमने थोड़ा सा green shoots results में भी देखे हैं। तो while we are talking about a lot of volatility, what we seem to forget is कि corporate India के results पिछले 2 quarter से काफी अच्छे रहे हैं। So the cyclical side of the economy, I think we are more optimistic on, और हमारे funds में भी यही view हमने reflect किया है। Radhika, because we see that there are so many funds that Edelweiss also has to offer to its investors, but ऐसे में अभी आप जो आपका एक न्यू IPO वाला फंड है, उसको आप अगर उसकी परफॉर्मेंस और उसके बारे में आप हमसे कुछ शेयर कर पाएं, क्योंकि हमने देखा कि जस्ट आस्किंग यू वेरी ट्रेडिशनल क्वेश्चन, हमने लास्ट ईयर 2021 में भी देखा कि नए IPOs आए और बहुत सारे आए, और इस साल में भी कई सारे IPOs आने थे, लेकिन हालांकि मार्केट कंडीशन इस वक्त जिस तरह की है, आपको लगता है कि न्यू IPOs फंड भी एक फेवरेबल ऑप्शन होती है व्यूअर्स के लिए? It's interesting आपने इस फंड का जिक्र किया। I think last year was a very memorable year for the IPO market, but it is still very hard in our opinion for retail investors to choose the right IPO. If you just buy every IPO that comes out, you are not going to make money. You finally have to do selection, which is why the fund was created, and it has made a lot of money for investors. We also felt at some point कि IPO market थोड़ा सा heat हो गया था, तो हमने ये फंड बड़े सब्सक्रिप्शंस के लिए actually 1st Feb को बंद कर दिया। With a large correction in IPO companies, however, and what has happened in the last month, we might revisit giving investors a chance to put larger monies in this fund at some point soon. I think IPOs may not come for the next month. If you see this kind of volatility in the market, लेकिन जो structural IPO का trend है वो बिल्कुल जारी रहेगा। In fact, वो weekend years में भी इंडिया में जारी रहेगा, और वो इसलिए जारी रहेगा because a lot of capital has come to India over the last decade, जो कि private markets में है, और ये कंपनी इतनी बढ़िया है कि उनको IPO के जरिए ही एग्जिट चाहिए। So IPO will be a continuing structural trend. इसमें ब्लिप्स आती रहेंगी, there will be slow seasons, और दूसरा इसमें सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। राधिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आप 18 आवर्स स्वदेश को अपना समय दे रहे हैं। राधिका, एक क्वेश्चन ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि जो क्रूड के प्राइसेस है ना, अब धीरे धीरे करके वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के तौर पर भी आएंगे, और उसका एक स्पाइरल इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पर। मे भी हो सकता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर 10% तक भी पहुंच जाए अगर गवर्नमेंट उसको अच्छे से कंट्रोल ना करे। तो इन दैट केस आपको लग रहा है कि पूरा साल, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर हम मार्जिन से ही जूझते रहेंगे, ज़्यादातर कंपनीज के मार्जिन में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी और उनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ कमोडिटीज के प्राइसेस, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का प्रेशर और ग्रोथ का चैलेंज। तो हमने आई थिंक 2021 के आखिर में कहा था कि ये कैलेंडर ईयर है, इसका पहला हाफ जरूर वॉलेटाइल रहेगा, आई थिंक इवन बिफोर यूक्रेन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अभी जब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं तो लग रहा था कि जो इन्फ्लेशन की समस्या है ये शायद 1 क्वार्टर चलेगी। ऑफ कोर्स विद व्हाट इज हैपनिंग इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, शायद ये समस्या 1-2 क्वार्टर और चले, इसको नॉर्मलाइज होने में टाइम लगे। हमने देखा है इन द पास्ट, जब ऐसा हमने कुछ एनालिसिस किया है, जब ये होता है तो some companies are also able to pass some of that margin pressure down to consumers, at least जहां market leaders हैं, तो हमारा फोकस उन पे रहेगा। लेकिन certainly I think कि जो inflationary pressure है, जो हमें थोड़ा सा temporarily लग रहा था कि शायद 1-2 क्वार्टर extend कर सकता है, लेकिन इस साल the first half of this year our belief will be that will be extremely volatile.
राधिका जी, जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर आपसे बातचीत करते हैं, कमिंग अगेन बैक टू यू एंड लिविंग अ बोल्ड लाइफ, जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिनकी भागीदार आप रही हैं, पर्टिकुलरली जेपी मॉर्गन के म्यूचुअल फंड बिजनेस के अधिग्रहण में आपकी अहम भूमिका रही है। साथ ही सरकार के साथ मिलकर भारत बॉन्ड ETF, जो कि सब जानते हैं, लॉन्चिंग से लेकर यहाँ पर आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक आपकी भूमिका यहाँ पर काफ़ी बड़ी रही है। मैं पर्टिकुलरली आपसे जानना चाहूंगी, थ्रू आउट योर करियर ऐसे कौन से चैलेंजेस रहे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज रही, और हमारी बडिंग व्यूअर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो फिलहाल आपको देख रहे हैं, चैलेंजेस को किस तरह से फेस करने की राय आप देंगे उन्हें? I would say two things. I would say कि I have never looked in my career for perfect opportunities. आपने JP Morgan का जिक्र किया, भारत बॉन्ड का जिक्र किया. जो opportunities मेरे पास आती गई हैं, और मेरे father ने भी मुझे यही सिखाया. We grew up across many countries across the world. जो opportunities मेरे पास आती गई हैं, उनको मैंने best बनाने की कोशिश की है. So I always said, don't look for the best opportunity. Take the opportunity जो आपको मिलती है and make it the best opportunity in the world. चाहे वो एक म्यूचुअल फंड मर्जर की बात हो या भारत बॉन्ड का मैंडेट, उसी अपॉर्चुनिटी को आप लेके मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. वी से दैट अबाउट मार्केट्स एज वेल, दैट व्हाटएवर द मार्केट सिचुएशन इज, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. और मैं महिलाओं को यही कहूंगी, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को तो खासकर, कि कोई प्रॉब्लम, हिंदुस्तान में तो आप ऐसी कंट्री में रहती हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आप कोई भी लेके उसे सॉल्व करके अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए. और दूसरा मैं कहूंगी, जहां तक आपने चैलेंजेस की बात रही, आई एम वेरी थैंकफुल आई कम फ्रॉम द मार्केट्स प्रोफेशन, क्योंकि मार्केट्स आपको हमेशा चैलेंजेस देते हैं, लेकिन मार्केट्स आपको ये भी सिखाते हैं कि जो मार्केट्स, आई स्टार्टेड माय करियर क्लोज टू 2008, जब मार्केट 30, 40, 50% डाउन होता है तो आपको घबराना नहीं चाहिए. इनफैक्ट वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है to pick up and move on. So one, don't give up during the challenges, and secondly, you never know what opportunity that crisis will throw up. For us, I think the COVID-19 period has been the best period for business. So that is the other thing I would say, and it's a big learning from the markets profession. राइट, एब्सोल्युटली. राधिका, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एकदम अनप्रेसिडेंट इवेंट्स भी इस साल आए, जिसके लिए शायद बाजार, फरवरी की बात करें आप, जनवरी की बात करें, तो शायद मार्केट इसके लिए तैयार नहीं था. जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, क्रूड के एलिवेटेड लेवल्स होंगे, कमोडिटी के एलिवेटेड लेवल्स होंगे, इस सब को देखते हुए क्या आपने कहीं से अपनी स्ट्रैटेजी को रीजेक किया है? एसेट एलोकेशन में कहीं आप कुछ रीजेक की यहाँ सलाह देती हैं, या फिर जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग रहा है उसी पर आप बिलीव करते हैं और अब भी आपको इक्विटी ही सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन दिखती है? See, I am a firm believer in asset allocation. So I don't believe कि सबके पोर्टफोलियो 100% इक्विटी होने चाहिए. इनफैक्ट मुझे लगता है कि अच्छे मार्केट में क्या होता है, we make sure, we push our portfolios too much. अगर 50% इक्विटीज है, हम कंफर्टेबल हैं क्योंकि हम पैसे बना रहे हैं, वो 70-75% हो जाता है. So I fundamentally think asset allocation is the best way to make money in markets in a stable way. और उस asset allocation में equity, debt, gold, international assets, ये सब होने चाहिए. थोड़ा बहुत आप उसे मार्केट के हिसाब से रिजेक्ट कर सकते हैं. If equity falls 20%, perhaps you can add to your allocation. लेकिन ये जो कोर है, ये मेरे हिसाब से asset allocation रहना चाहिए. I think the only advice I would have is for new investors जिन्होंने मार्केट ज्वाइन किया है 12 से 18 महीने पहले, जिनका पहला करेक्शन है. उन्होंने शायद जब शुरू किया था तो they didn't have risk appetite. एक्चुअली कभी अच्छे मार्केट में समझ नहीं आती, बुरे मार्केट में समझ आती है. उनके लिए शायद एक मौका है थोड़ा सा रीअसेस करने का कि भाई मैंने सही रिस्क लिए, मैं कितनी रिस्क के साथ कंफर्टेबल हूं, और जब मार्केट थोड़ा रिकवर करेगा परहैप्स दे विल नाउ रियलाइज कि मेरा एसेट एलोकेशन कैसा क्या होना चाहिए और करेक्ट है. बट I learned all my personal finance lessons in 2008, which was a crisis, and really the big one was asset allocation. अपना intact रखिए. अच्छे टाइम में भी debt और गोल्ड जैसे एसेट क्लासेस होने चाहिए, बुरे टाइम में भी होने चाहिए, क्योंकि ये बुरे टाइम में काम आते हैं. यहाँ पर कई सारी चीजें हम आपसे जान रहे हैं, बाजार से जुड़े, साथ ही करंट सिचुएशन से जुड़ी आपके एनालिसिस. बट वन थिंग विच वी नो एंड नाउ वी वांट यू टू एलैबोरेट ऑन इट, आपकी बुक ऑन योर सक्सेस मंत्रा, टेल अस मोर अबाउट इट, लिमिटलेस, द पावर ऑफ अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल.
So yes, this was, I've always been a very keen writer, और मैं जब सोशल मीडिया पे कहानियां अपनी बताती हूँ कभी करियर की, तो बहुत लोग मुझे लिखते हैं, and they, you know, lot of people have been telling me to write a full form book. So that was this. मुझे लगता है हम पैसे की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक द बिगेस्ट एसेट, मैं एसेट मैनेजमेंट से आती हूँ, जो किसी का है वो अपना टैलेंट है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, खासकर युवा लोगों का द बिगेस्ट एसेट यू हैव इज योर टैलेंट। लेकिन इतनी लिमिटेशंस होती हैं जो हमें होल्ड बैक करती हैं, रिजेक्शन होता है, ये नहीं समझ आता कि एडवाइजर्स कैसे ढूंढें, मेंटर्स कैसे ढूंढें, जो एक आम आदमी की वर्किंग जर्नी होती है उसमें इतने चैलेंजेस आते हैं, रिस्क कैसे लें, माँ बाप से कैसे बात करें। तो मैंने इस बुक में वो इश्यूज एड्रेस किए हैं, हिंदुस्तानी इश्यूज को एक हिंदुस्तानी नजरिए से, अपनी कहानियों से और जिनसे मैं प्रभावित हूँ उन लोगों की कहानियों से एड्रेस किया है। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चंस जो मेरे पास शायद मेरे दिमाग में होते अगर मैं 20-21 साल की थी जब मैंने अपना करियर शुरू किया था। सो लिमिटलेस इज एन अटेम्प्ट टू आंसर दिस एंड टू हेल्प पीपल डिस्कवर अ जर्नी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप लिमिटेशंस के बाहर देखें और अपने टैलेंट को मैक्सिमाइज करें तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। All right. Thank you so much, Radhika, for being with us on the show today. Wish you again a very happy Women's Day. To the women who has so many feathers on her hat, JP Morgan के MF business को चाहे acquire करना हो, चाहे आप Ambit Capital के AIF business को acquire करना हो, या फिर भारत बॉन्ड ETF launch करना हो, और या फिर 30 most powerful women में एक नाम राधिका गुप्ता का हो। शुक्रिया राधिका आज शो में रहने के लिए हमारे साथ। चले तो अब जब बाजार में इतनी जिटरीनेस